जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, तो हमने इकोनॉमिक्स में मैंने आपके लास्ट वीडियो में पेमेंट बैलेंस के बारे में बताने वाली थी, ठीक है ना। और उसमें आपको मैंने ट्रेड बैलेंस पढ़ाया था, टीडीएस पढ़ाया था, है ना। तो टीडीएस तो क्लियर होगा, है ना। टीडीएस कितना होता है? 10% लगता है। अब हम क्या पढ़ा था लास्ट में? ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस, ठीक है। आज क्या पढ़ने वाला है? पेमेंट बैलेंस। पेमेंट बैलेंस। अच्छा, ट्रेड मतलब व्यापार, बैलेंस मतलब संतुलन, ठीक है, व्यापार संतुलन। और वैसे ही पेमेंट बैलेंस को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। तो ट्रेड बैलेंस मैंने आपको बताया था। देखो, व्यापार में क्या चीज़ें होती हैं? आयात होगा या निर्यात होगा, मतलब कि एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को हम इक्वल कर दें, है ना, बराबर कर दें, तो संतुलन हो गया नहीं हो गया, है ना। भाई संतुलन करने का मतलब यही तो कि दोनों बैलेंस रहें, संतुलित रहें, बराबर रहें। तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो तो क्या होगा? हमारा ट्रेड बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि व्यापार संतुलन हो जाएगा, ठीक। अब इसको निकालने का तरीका, मतलब मैथमेटिकली हम इसको कैसे निकालेंगे? ट्रेड बैलेंस को मैंने आपको बताया था कि निर्यात माइनस आयात होता है। निर्यात माइनस आयात, ठीक है ना। निर्यात माइनस आयात क्या होता है? ट्रेड बैलेंस होता है। निर्यात माइनस आयात, ठीक। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और आयात यानी कि इंपोर्ट। जिनको इसमें दिक्कत हो हिंदी में तो इंग्लिश में लिख दो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है ना। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इसको फिलहाल मैं इरेज कर देती हूँ ना। देखो, ट्रेड बैलेंस में क्या होगा? अगर आप कुछ सोचो, अगर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अगर ज़्यादा है ना, एक्सपोर्ट वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव जाएगा, है नहीं? पॉजिटिव जाएगा नहीं जाएगा? भाई मैं 10 में से, अगर 10 में से मैं 5 माइनस करूँ तो 5 आएगा, 5 पॉजिटिव आएगा ना। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 करूँ तो माइनस के 5 आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, हमारा जो व्यापार संतुलन है, वो धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है, अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट ज़्यादा, तो ये वैल्यू किस में जाएगी? नेगेटिव जाएगी, यानी कि ऋणात्मक। अब इसमें एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि कई सारी कंट्री है, बांग्लादेश हमारे आसपास की, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इसमें हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, है ना। वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट कम होती हैं, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो ये हमारे किस में जाएगा फिर? पॉजिटिव में, मतलब अच्छी बात है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक। हमारे जो ट्रेड बैलेंस है पॉजिटिव में जाता है। दूसरी कंडीशन, जैसे चाइना है, आपको खुद पता है कि चाइना की चीज़ें इंडिया में कितनी है, सब कुछ चाइना का है, ये चाइना का, वो चाइना का, हर चीज़ चाइना का, मतलब मार्केट में चाइना का जो प्रोडक्ट्स हैं वो छाए रहते हैं, ठीक है ना। तो इससे भी अंदाज़ा आपको लग सकता है कि चाइना से क्या होता है? इंपोर्ट ज़्यादा होता है, हम चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो चाइना वाली कंडीशन में ये होगा, भाई एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है, इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो चाइना से हमारा व्यापार संतुलन क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक। अब ट्रेड बैलेंस में सिर्फ यही है। अब चलते हैं हम पेमेंट बैलेंस पर। पेमेंट बैलेंस, पेमेंट बैलेंस, ठीक है, यानी कि भुगतान संतुलन, ठीक है ना, भुगतान संतुलन। पहले तो आप ये समझो कि पेमेंट बैलेंस होता क्या है। पेमेंट बैलेंस क्या होता है? देखो, भुगतान संतुलन होता है ये कि पेमेंट तो आप समझ रहे हो, पेमेंट क्या होता है कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं, कुछ भी, कि मैं आपको इतना पेमेंट कर दूंगा, यानी कुछ खरीद रहे हैं तो उसका हम हर चीज़ में पेमेंट ही करते हैं, है ना। तो इसका बैलेंस रहना, बैलेंस रहने का मतलब ये है, जैसे मेरे पास कहीं से पैसा आने वाला है, मेरे पास सपोज कि कहीं से 1 लाख रुपये आएगा, है ना। तो अब मैं सोचने लगूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपये आने वाला है, तो मैं अब 1 लाख रुपये में क्या करूँ? तो मैं दूसरों से कहीं पेमेंट के लिए कह दूँगी कि मैं आपको ना आपसे ये सामान लूँगी, या कुछ भी, मतलब पेमेंट के लिए मैं दूसरों को वादा कर दिया, है ना, कि मैं आपको 80,000 रुपये दूँगी, इस चीज़ का पेमेंट करूँगी, ठीक है। जो थर्ड पर्सन है
उसने सोचा कि मेरे पास 80,000 आएगा। अच्छा इससे समझ देखो, जैसे कोई इंसान है ए, है ना, कोई है बी, कोई है सी, है ना, 3 लोग हैं। ए के पास पैसा आने वाला है कितना, हम मान लेते हैं 2 लाख रुपए आने वाले हैं। कहीं से इसको पेमेंट मिलेगा, कई जगहों से मिलके ना 2 लाख रुपए इसको आने वाले हैं। अब 2 लाख रुपए आने वाले हैं तो ए ने वादा कर दिया बी को कि मैं तुम्हें कितने दूंगा, 1.5 लाख रुपए का पेमेंट करूंगा। अब बी को भी पता है मेरे पास 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। बी क्या सोचेगा, चलो मैं आगे अपने आगे की प्लानिंग करेगा। इसने आगे वादा कर रखा है 1 लाख रुपए का कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का पेमेंट करूंगा। लेकिन जो ए के पास, मतलब सेम कंडीशन सेम टाइम पे चल रहा है ये सब, क्योंकि अभी के पास है किसी के पास आया नहीं है, अभी ए के पास नहीं आया। लेकिन ए को जो पैसे देने वाले हैं, मान लिया टोटल 2 लाख रुपए आने वाले हैं, उन टोटल 2 लाख में से कोई 1 लाख देगा इसको, कोई 50,000 देगा। तो इसके पास जो 1 लाख देने वाला था, है ना, जो कोई देने वाला था उसने मना कर दिया। जो उसकी कोई मजबूरी हो गई, घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, उसने मना कर दिया। अब सोचो जो चेन चल रही थी आगे तक, भाई ये भी किसी और को कह रहा होगा, ये किसी और को कह रहा होगा, ऐसे है ना, आगे तक चेन चलती रहती होगी। ऐसे तो होता रहता है, पैसा का यही होता है। तो अगर यहाँ पे इसने मना कर दिया तो आगे तक का पेमेंट रुक गया, नहीं रुक गया, है ना। तो इस पेमेंट को ना बैलेंस करके रखना है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट का ये काम ना फंसे। ये तो आपने नॉर्मल ज़िंदगी में समझ लिया, है ना। अगर ये फिर क्या करेगा, फिर इसको कहीं से क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। भाई आगे जो अपना वादा कर रखा है उसको पूरा करने के लिए इसको लोन लेना पड़ेगा। फिर ये लोन लेगा ए, ये बी को पैसा देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, डी ई को देगा, ऐसे इनका फ्लो चल जाएगा पैसे का, ठीक है ना। तो इसको जो लोन देगा, है ना, जब वो लोन देगा तो लोन से इसने अपना फ्लो कर लिया कंटिन्यू। लेकिन जब लोन का जो जब ये पैसा देगा, ये वाला जो थर्ड पर्सन जिसने मना किया था, फिर ये लोन का ब्याज चुका देगा, ठीक है। तो फाइनली हम ये समझे कि अगर सोचो एक के रुकने से, है ना, एक के रुकने से हमारा जो ये पेमेंट का जो बैलेंस चल रहा था, है ना, वो सब खराब हो गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्या कर, गवर्नमेंट क्या करती है कि हमें गवर्नमेंट के साथ में ये दिक्कत ना आए, है ना, गवर्नमेंट के साथ में ये दिक्कत ना आए, तो वो क्या करती है, अपने जो खाता होता है, अपना जो अकाउंट होता है, अपने 2 अकाउंट बनाती है, ठीक है ना, अपने 2 अकाउंट बनाती है। अच्छा एक चीज़ और समझो, देखो ये जो क्या है, ये पैसा ही तो है, पैसा बह रहा है ना, ये आज इसके पास, इससे उसके पास, उससे उसके पास, ठीक है ना, ऐसे पैसा बहता रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ मनी कहते हैं ना, फ्लो ऑफ मनी। और ये पैसे का बहना हमारे ब्लड प्रेशर की तरह है ना। जैसे हमारे शरीर में खून बहता है ना, अगर हमारे जो ब्लड प्रेशर है ना, मतलब बीपी कहते हैं जिसको, अगर खून का जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो, वो कम हो जाए तो क्या, तो बीपी लो। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो बीपी हाई हो गया, मतलब कम हो जाए तो दिक्कत, ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत। तो उसी तरह से ये जो हमारा फ्लो ऑफ मनी है ना, ये हमारी इकोनॉमी का या हमारे देश का क्या है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक। अगर ये स्पीड, पैसे के बहने की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो क्या है, मुद्रास्फीति, जिसको महंगाई कहते हैं। अगर ये स्पीड कम हो जाए तो क्या है, मंदी, है ना, तो क्या हो जाएगी, मंदी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस ऐसा ना हो, मतलब ना तो फ्लो ज़्यादा हो ना ये कम हो, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना पेमेंट को बैलेंस करके रहना पड़ेगा। इस पेमेंट को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने 2 अकाउंट बनाए, ठीक है ना। पेमेंट बैलेंस यानी कि भुगतान संतुलन में सरकार के कितने खाते होते हैं, भुगतान को संतुलन करने के लिए हमारी जो सरकार है ना, हमारी जो सरकार है, सरकार ने 2 खाते बनाए हुए हैं अपने, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं, चालू खाता, चालू खाता, ठीक है, यानी कि करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। एक को हम कहते हैं पूंजीगत खाता, पूंजीगत खाता, यानी कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, चालू खाता और पूंजीगत खाता। अब इसमें
फ़र्क क्या है, मतलब दो खाते बना दिए कि कहीं कुछ जरूरत होगी तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस काम के लिए हम यहाँ से काम करेंगे, ठीक है, जिससे कि पेमेंट उसका बैलेंस रहे, कहीं ऐसा काम ना फंसे, ठीक। अब चालू खाते में गवर्नमेंट क्या करेगी, इससे इस अकाउंट से इस अकाउंट में कौन सा पहला पैसा डालेगी और इस अकाउंट से पैसा निकाल के कौन सा काम करेगी, ठीक है, वो आपको अलग अलग क्लासीफाई अलग अलग करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखो इसमें जो रखेगी ना गवर्नमेंट, इसमें रखेगी दृश्य मद, क्या रखेगी, दृश्य मद। दृश्य का मतलब देखना, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, दृश्य मद, यानी कि गुड्स, है गुड्स। अब दृश्य मद से मतलब ये है कि जितनी भी गुड्स हैं, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ भी काम है, मतलब कि उन्हें मान लो कोई प्रोडक्शन हो रहा है ना, उनको बनाना है, तो उनको बनाने के लिए जो पैसा निकाला जाएगा, कहाँ से निकाला जाएगा, चालू खाते से, और उनसे जो इनकम आएगी वो किस में डाला जाएगा, वो भी चालू खाते में डाला जाएगा, ठीक है। मतलब दृश्य मद से रिलेटेड कुछ भी पैसे का लेन देन होगा, किससे होगा, चालू खाते से ही होगा, ठीक, करंट अकाउंट से होगा। सेकंड थिंग है इसमें अदृश्य मद, अदृश्य मद, ठीक है ना, अदृश्य मद। अदृश्य मद का मतलब जैसे हम देख नहीं सकते, यानी कि सारी सर्विसेज, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ना सर्विस दे रही हूँ, तो ये आप क्या छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं, है ना, फील कर सकते हैं, ठीक। तो अदृश्य मद यानी कि सर्विस, तो सर्विस से रिलेटेड जितना पैसा गवर्नमेंट को लगाना है ना, सपोज सैलरी देनी है तो कहाँ से देगी, इसे करंट अकाउंट से अपने, ठीक है ना। तो सर्विस से रिलेटेड पैसा निकालना है तो करंट अकाउंट से, और सर्विस देने के बाद जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा वो किस में जाएगा, वो भी करंट अकाउंट में जाएगा। मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों से रिलेटेड कुछ भी लेन देन का काम है तो गवर्नमेंट किससे करेगी, अपने चालू खाते से करेगी, किससे करेगी, चालू खाते से करेगी, ठीक। अब आ जैसे मैं तीसरे नंबर पे है एक पक्षीय भुगतान, क्या है, एक पक्षीय भुगतान, ठीक है ना, एक पक्षीय भुगतान। एक पक्षीय भुगतान में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है गिफ्ट यानी कि उपहार, और एक आता है ऐड यानी कि मदद राशि, ऐड यानी कि मदद राशि। देखो किसी को हम गिफ्ट दे रहे हैं तो अब एक पक्षीय भुगतान है, मतलब एक साइड से देना है, ये ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो वो भी मुझे गिफ्ट दे, ऐसा नहीं होता ना, ये किसी को हम मदद कर रहे हैं, है ना, तो भी क्या है, एक पक्षीय भुगतान है, एक साइड से होता है, ठीक, एक साइड से होता है, एक पक्षीय भुगतान है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया एक पक्षीय भुगतान क्या होता है, जो एक साइड से पैसा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को अगर किसी को गिफ्ट देना है, किसी कंट्री को, है ना, जैसे कि मतलब अफगानिस्तान को भी संसद भवन बना के गिफ्ट दिया है, या फिर और बहुत सारी से, बांग्लादेश को एक द्वीप था वो गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट का मतलब कि कुछ काम करके ना उसको ऐसे ही दे दो, है ना, उससे हम एक्सपेक्ट ना करें कि उसके बदले वो हमें कुछ देगा, यही तो होता है गिफ्ट। तो ऐसा कुछ करना है, या फिर किसी को मदद राशि देनी है। अब मदद राशि जैसे कि टर्की में कितना बड़ा भी भूकंप आया था, उसमें हमारी गवर्नमेंट को कुछ मदद करनी है, या फिर श्रीलंका के इतने हालात ख़राब थे, है ना, वहाँ की इकोनॉमी को लेके, तो उसमें कुछ मदद करनी है। तो दोनों चीज़ें किस में आती है, एक पक्षीय भुगतान में। तो ये क्या है, चालू खाते में आती है ना, इनसे इनका लेन देन किससे होगा, चालू खाते से होगा। तो समझ गए चालू खाते में क्या, दृश्य मद, अदृश्य मद, एक पक्षीय भुगतान। एक पक्षीय भुगतान में दो चीज़ें, गिफ्ट और ऐड, यानी कि उपहार और मदद राशि, उपहार और मदद राशि, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर क्या है हमारा, पूंजीगत खाता, ठीक है। पूंजीगत खाते में आता है ऋण, क्या आता है, ऋण, है ना। ऋण मतलब कि अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारा देश किसी को ऋण देता है तो कौन से खाते से देगा, पूंजीगत खाते से, ठीक है। और दूसरा, ऋण दे दिया फिर उसका जो ब्याज वापस आएगा, ब्याज किस में रखेगा, वो भी तो इसी में रखेगा ना।
मतलब दोनों चीज़ें, उसका प्रॉफिट प्लस उसका लिए पैसा जाना, दोनों इसी अकाउंट से होगा, ठीक है ना। तो ऋण देगा इसी अकाउंट से, ऋण का जो ब्याज मिलेगा वो भी इसी अकाउंट में आएगा। तो पहला क्या होगा, ऋण। दूसरा होता है इसमें निवेश। क्या होगा, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी सरकार को कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है तो क्या आ जाएगा, तो भी किससे करेगा, इस वाले अकाउंट से। और इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा, वो भी पूंजीगत कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक। अब निवेश में जैसे कि ONGC कंपनी है, ONGC कंपनी ने वियतनाम में जाके किया अपना इन्वेस्ट, है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। कहीं ब्रांच खोलनी हो, है ना, ये सारे के सारे काम कहाँ से होंगे, कैपिटल अकाउंट से, ठीक। अब निवेश जो है, निवेश में तीन चीज़ें आती हैं। निवेश में कितनी चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें आती हैं। मैंने कहाँ से उठा लिया, यहाँ से। देखो, निवेश जो है, निवेश के हम टाइप्स हैं ये। इसमें नंबर 1 होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है, अगर हमारी सरकार, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो वो है क्या कहते हैं उसे, ONGC कंपनी। ONGC कंपनी ने वियतनाम में जाकर अपनी एक ब्रांच खोली है ना, वियतनाम से समझौता क्या है, या फिर हाँ, तो मतलब अपनी एक ब्रांच खोली, यानी कि 100% इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या है, वो भी FDI है, ठीक। अपने मतलब पूरा 100% इन्वेस्ट है, वो FDI है। या फिर किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा क्या करना, 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना, क्या कहलाएगा, FDI कहलाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। 10% से ज़्यादा अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक, 10% ज़्यादा अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो FDI। दूसरा होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो FPI जो होता है, इसमें होता है अगर आप किसी कंपनी में 10% से कम इन्वेस्ट करते हो तो आपने क्या कराया है, आपने FPI कराया, ठीक है। तो आपने FPI कराया। अब दोनों में क्या होता है, देखो फ़ायदा क्या है, अगर आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आप अगर कंपनी का कोई भी मतलब बैठक होती है, कोई भी मीटिंग होती है, कंपनी के लिए कोई डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसमें वो भाग ले सकता है जिसने 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मतलब वो पार्टनर, एज ए पार्टनर रहेगा और उसके डिसीजन में भाग ले सकता है, कुछ चीज़ को मना कर सकते कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसका मतलब सुनी जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है फ़ायदा, समझ गए। बोर्ड, जो उनकी बोर्ड मीटिंग होती है बोर्ड मेंबर की, उसमें ये FDI वाले भाग लेते हैं, सब आते हैं मिलके, तब मीटिंग होती है। लेकिन अगर 10% से कम इन्वेस्ट है तो उसका कोई मतलब नहीं है टांग अड़ाने का, ठीक है। वो किसी भी चीज़ में टांग नहीं अड़ा सकता, ना मीटिंग में आएगा, है ना। वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट लेकर जाएगा। जब साल के लास्ट में जितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से जितना उसने इन्वेस्ट किया था, जितने % का, अपना प्रॉफिट लेकर चला जाएगा, ठीक है। ये होता है फ़र्क। अगर सपोज करो जैसे 9.999% को इन्वेस्ट कर दे तो क्या होगा, वो FPI में जाएगा। जैसे गूगल कंपनी ने किस में किया था, जियो में किया था। गूगल कंपनी ने जियो में, जियो ने जो इन्वेस्ट कराया गूगल से, इतना इन्वेस्ट कराया, क्यों, क्योंकि देखो 0.0001% कम है। लेकिन अगर 10% पूरा हो जाता तो गूगल कंपनी जियो के जो डिसीजन लेती उसमें भाग लेता, उसमें टांग अड़ाता। तो इतना सिर्फ 0.1% कम करके उसने FPI करा लिया, ठीक है ना। तो ये होगी दो टाइप, एक होता है FII, क्या होता है FII, ठीक है ना। FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशन मतलब कि कोई संस्था, मतलब ऐसी संस्थाएं जो FDI और FPI कराने के लिए प्रेरित करती हैं, वो क्या कहलाएंगी, FII कहलाएंगी। इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे वो जो हमारे FDI और FPI कराने के लिए प्रेरित करेंगी। सपोज जैसे मान लिया किसी को FDI करानी है, उसका पैसा कम रह गया, तो वो जो ऐसी संस्थाएं जैसे कि IMF है, वो लोन देगी, वो कहेगी चल चल तू करा ले, पैसे मैं दे रहा हूँ, तू टेंशन मत ले,
ठीक है। तो वो इस चीज़ को क्या कर रही हैं, इसको प्रेरित कर रही हैं, है ना, इसको आगे बढ़ाने के लिए, एफडीआई और एफपीआई बढ़ाने के लिए। तो एफआईआई में वो सब संस्था आती हैं। तो ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें डिफरेंस समझ लो बस, एफडीआई और एफपीआई। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा रेट वाला, 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है तो क्या, एफडीआई, 10% से कम है तो एफपीआई। ठीक है। क्वेश्चन और किससे बनेंगे, इनसे, कौन से खाते में क्या आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि सरकार, वो जो ऋण है ना, ऋण का लेन देन सरकार के कौन से खाते से किया जाता है, पूंजीगत खाता या चालू खाता, तो किससे, पूंजीगत खाते से। ठीक। तो हमारा ये क्या हो गया, पेमेंट बैलेंस हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम मौद्रिक नीति, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति। अभी तो छोट टाइम है, ठीक है ना, मौद्रिक नीति पढ़ते हैं। इतना क्लियर ना, किसी को किसी में कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। जो भी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, ठीक है। देखो मौद्रिक नीति होती क्या है, मौद्रिक नीति हम उसे कहते हैं कि वो नीति जो आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करने के लिए लेकर आती है, वही मौद्रिक नीति है ना। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। अभी सारे बैंकों के ऊपर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है। तो जो आरबीआई बैंकों पर जो नीति लेकर आता है उसे क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं, है ना। या फिर बहुत छोटी सी भाषा में, छोटे से टर्म में लिख सकते हैं कि बैंकों पर लगाई गई नीति क्या है, मौद्रिक नीति है। बैंकों पर लाई गई नीति क्या है, मौद्रिक नीति होती है। अब ये है क्या, देखो जैसे अभी हमने देखा था कि फ्लो ऑफ मनी जो है वो नहीं रुकना चाहिए, है। फ्लो ऑफ मनी जो होता है वो नहीं रुकना चाहिए, वो अगर मतलब बैलेंस रहना चाहिए ना, वो बैलेंस रहना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है तो क्या, महंगाई, है ना, यानी कि मुद्रास्फीति। भाई महंगाई नॉर्मल वर्ड है, लेकिन इकोनॉमिक में महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, यानी कि इन्फ्लेशन, ठीक। अगर वो कम हो जाए तो मंदी, वो कम हो जाए तो फ्लो ऑफ मनी कम हो जाए तो मंदी। अब ये जो बैलेंस रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी अपने लिए क्या कर लिया कि 2 खाते बना लिए, ठीक। लेकिन आरबीआई भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। आरबीआई अपने लिए जो नीति बैंक को फिर कंट्रोल करता है। भाई देखो मार्केट में जितना पैसा कैश है, जितना कैश पैसा है ना, वो है कि वो आया कहाँ से, बैंकों से आया। भाई किसी न किसी तरीके से बैंकों से आया है, ठीक। तो उसको रोकने के लिए, कैश पैसे को हटाने के लिए गवर्नमेंट, फिर आरबीआई उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। अब धीरे धीरे अब आगे आप समझो, आगे देखते हैं। देखो सबसे ऊपर कौन है, आरबीआई है। सबसे ऊपर कौन है, आरबीआई है ना, आरबीआई है। आरबीआई के नीचे होते हैं सारे बैंक, आरबीआई के नीचे सारे बैंक होते हैं। मैं 3-4 बैंक के एग्जाम्पल के, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई हो गया, और कोई भी रूरल बैंक लिख लो ना, कोई भी रूरल बैंक, या फिर कोई प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी वगैरह ना। मतलब जितने भी बैंक हैं इंडिया के अंदर सब आरबीआई से नीचे ही हैं, ऐसे तो होता है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे कोई इंसान अगर लोन लेगा, किसी को लोन चाहिए, है ना, गांव में आपने देखा होगा वे होते हैं जो ब्याजी होते हैं, लोन देते हैं जो, है ना, या फिर अपनी ज्वेलरी सुनारों के पास भी गिरवी रख लेते हैं, है ना, गाँव में ऐसा होता है। मतलब बैंकों का उन्हें पता भी नहीं होता कि क्या क्या करना है, क्या बोलना है, या किस तरह से लोन मिलेगा, है ना, क्या क्या शर्तें होती हैं, ये नहीं पता होता एक तो गाँव में। दूसरा कि बैंक भी नहीं होता हर गाँव में, ठीक। तो ऐसे साहूकार से अगर लोन लेते हैं तो लोन आपको पता है वो जो देता है पैसा वो मंथली ब्याज पर देता है ना। साहूकार क्या देता है, मंथली ब्याज पर देता है। अब मान लिया उसने 5% क्या दिया मंथली, किसी ने मंथली ब्याज पे पैसे ले लिए किसी साहूकार से। साहूकार कितना देगा, 5, 6, 7 जो भी मंथली देगा। लेकिन वहीं अगर आप बैंक से लोगे तो बैंक आपको दे देगा 10-12% ईयरली, सालाना, 10-12% सालाना, ठीक है। अगर 5% एक महीने के हैं, 5% एक महीने के, मान लिया आपने 1 लाख रुपए लिए, है ना, 1 लाख रुपए अगर आप किसी साहूकार से लोगे तो एक महीने में कितने हो जाएंगे, 1 लाख का 5% 5,000 रुपये, है ना।
1 लाख का 5% एक महीने में 5,000 रुपये, यानी कि आपको 5,000 एक महीने के देने पड़ेंगे। तो एक साल के कितने, 12 पंचे 60, एक साल के 60,000, यानी कि एक साल बाद अगर आप उसका पैसा लौटाओगे तो 1 लाख, एक साल बाद आपको 1,60,000 रुपये देने पड़ेंगे। क्लियर। लेकिन वहीं आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक सालाना दे रहा है कितना, 10% पे, तो एक साल में कितना देना पड़ेगा उसको, 1,10,000। कितने का अंतर आ गया, 50,000 का। सोचो कितना बड़ा अंतर है 50,000 का। तो लोन कहाँ से लेना चाहिए, बैंक से लेना चाहिए। अब बैंकों को भी फ़ायदा है फिर भी बहुत, क्योंकि बैंकों के पास बहुत पैसा है लोन बांटने में। ठीक, तो इनके नीचे क्या आएगी, हमारी जनता आएगी, बैंकों के नीचे जनता, है ना। जनता को लोन कौन देते हैं, सारे बैंक, है ना। ये जो सारे बैंक हैं ये जनता को क्या देते हैं, लोन देते हैं, लोन लेते हैं, मतलब बैंक से ही लेना चाहिए, तो बैंक ये लोन देते हैं। अब अगर कोई लोन दे, है ना, ये 1 लाख रुपए कोई लेकर आया, है ना, मतलब कि इसके पास कैश पैसा आ गया, इसने लोन ले लिया, इसके पास कैश पैसा है। फिर अगर ये मार्केट में गया, जेब में कैश पैसा है, मार्केट में गया, जैसे कुछ भी चीज़ पसंद आई फटाक से ले लेगा। भाई जेब में जब पैसा होता है ना, वो भी कैश, तो वो मतलब रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं है फिर हाथ में, ठीक है ना। तो मार्केट में जाएगा, इसको जो भी पसंद आएगी एकदम ले लेगा, समझ गए। इसने एकदम ले लिया। एक और बंदा है, उसने ना तो लोन लिया, मतलब उसके पास कैश पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो बेचारा कि जाएगा मार्केट से, गुजर भी रहा है तो इधर उधर देखेगा नहीं, बिल्कुल नाक की सीध में निकलेगा वो नहीं देखेगा इस तरफ, मतलब किसी दुकान पे क्या है, क्योंकि जब पैसा है ही नहीं तो क्या रुकना, क्या देखना। एक तीसरा है जिसके पास ना कम पैसे हैं, है ना, जिसके पास कम है, तो कहीं जाएगा दुकान पे तो वो जा क्या करेगा, भाई उसे कुछ भी पसंद आएगा तो मोल भाव करेगा, नहीं करेगा। जो चीज़ उसे 500 रुपये की कहेगा कोई, 500 तो बहुत ज़्यादा हो गए, मान लो कोई 100 रुपये की भी कोई चीज़ है तो वो कहेगा भाई देखियो 80 में लगा लो, 90 में लगा लो, तो फाइनली 100 रुपये की चीज़ उसको 90 में मिल जाएगी, ठीक है ना, 100 रुपये की चीज़ 90 में मिल जाएगी। अरे एक कंडीशन हमने देखी थी कि किसके पास कैश पैसा है, वो तो बस यही कहेगा कि पैक कर दो, वो रेट उसको मायने नहीं रखते कितने की है, ठीक है। तो जैसा ये बंदा जो लोन लेकर आया था, जिसके जेब में कैश पैसा था, इसने मोल भाव नहीं किया, इसने ऐसे ही कर लिया। अगर ऐसे ही 15-20 आदमी आ जाएं लोन लेके, है ना, या फिर उनके पास कैश पैसा है, लोन लेकर आ रहे हैं, कैश है उनके पास, और वो जाएं किसी एक ही दुकान पे लाइन से, तो जो चीज़ वो कितनी 100 रुपये की बेच रहा था, है ना, 100 से उसने मोल भाव करके वो 90 पे, भाई अपना मार्जिन तो रखते हैं कि मैं 100 रुपये का रेट रख रहा हूँ, मोल भाव करके 90 में दे दूंगा। 100 की चीज़ वो 90 में बेच रहा था। फिर 10-20 ऐसा आ गया कि उन्होंने डायरेक्ट आके कहा कि पैक कर दो, पैक कर दो, पैक कर दो, मतलब उसकी 100 में जा रही है अब, तो अब क्या वो 90 पर आएगा, अब वो 90 रुपये में आएगा क्या, वो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब उसके रेट 100 रुपये ही हो जाएंगे, क्योंकि अब उसको पता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी चीज़ ना 100 रुपये में ले लेंगे, मुझे ज़रूरत नहीं है 90 रुपये करने की। तब आप ये बताओ, तो जो बेचारा गरीब आदमी था इसमें वो पिस गया, अब उसको तो नहीं मिलेंगी चीज़ें, ठीक। तो इससे क्या हुआ, महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी। मतलब हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर जितनी जो बैंक है, बैंक जितने ज़्यादा लोन बांटेंगे, जितना जनता के पास कैश पैसा आएगा, है ना, उतनी ही क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये जो कैश पैसा होता है इसको हम क्या कहते हैं, तरलता, मार्केट में तरलता, ठीक है। मैं तरलता के बारे में आपको पहले पढ़ाया था मैंने, क्या कहते हैं इसको, लिक्विडिटी, तरलता, यानी कि जितना मार्केट में कैश पैसा होगा, जितना ज़्यादा कैश पैसा है, जितनी तरलता जितनी बढ़ेगी उतना ही क्या बढ़ जाएगा, तरलता जितनी बढ़ी उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो तरलता है, तरलता, एक सेकेंड रुको, तरलता यानी कि लिक्विडिटी प्रोपोर्शनल है किसके, महंगाई के, ठीक है ना, किसके, महंगाई के। अब महंगाई को हम दूसरे इकोनॉमी में क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। जितनी तरलता बढ़ी उतनी क्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ठीक है। अब जब महंगाई बढ़ गई तो जनता किसको कोसेगी, सरकार को, भाई इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और बढ़ भी रही है। तो सरकार किसको कहेगी, आरबीआई को। भाई जनता तो मोदी जी को कोसेगी, मोदी जी किससे बोलेंगे, आरबीआई से, कि भाई करो कुछ, है ना, कंट्रोल करो, कैसी, बैंकों को कंट्रोल करो कि वो मार्केट में कैश पैसा ना जाने दे, कम से कम जाने दे, जिससे कि तरलता ना बढ़े, है ना, जिससे कि महंगाई ना बढ़े, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई देखो
बैंकों के पास से पैसा किसके पास, जनता के पास जा रहा था। लेकिन इन बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है, आरबीआई के पास से। ये बैंक भी तो आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लोन ले रहे थे, ये जो बैंक ले रहे थे आरबीआई से, जो लोन ले रहे थे, जिस रेट पर लोन लेते हैं उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट कहते हैं। इन बैंकों ने आरबीआई से लोन लिया रेपो रेट पर, इन बैंकों ने जनता को लोन दे दिया, ठीक है। अब आरबीआई क्या करेगा, इनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, है ना। रेपो रेट को आरबीआई ने बढ़ा दिया। जब आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया तो ये जो बैंक है सारे, अब वो क्या जनता को उसी लोन पे देंगे, उसी रेट पे देंगे जो पहले दे रहे थे, भाई वो भी अपना रेट बढ़ाएंगे, ठीक है, वो भी अपना रेट बढ़ाएंगे। अब जब बैंक अपना जो ब्याज दर यानी कि रेट, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर को बढ़ा देंगे तो क्या ज़्यादा लोग ब्याज ले पाएंगे, ज़्यादा लोग लोन नहीं ले पाएंगे। तो मार्केट में कैश पैसे की कमी हो जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी। यानी कि घूम फिर के हम कह सकते हैं कि रेपो रेट के बढ़ने से, है ना, या फिर आरबीआई की ब्याज दर बढ़ने से महंगाई कम हो गई। देखो आरबीआई की ब्याज रेट बढ़ी, है ना, तो लोन की मात्रा घटी, महंगाई घटी, महंगाई घटी तो मतलब तरलता घटी, तरलता घटी तो महंगाई घटी, यही तो है। दूसरी कंडीशन, अगर रेपो रेट बढ़ गया, बढ़ने वाला तो मैंने बता दिया, सॉरी, है ना, अगर ठीक है ना, तो बढ़ने वाली कंडीशन देख लिया। अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लिया कि गवर्नमेंट क्या करे, आरबीआई क्या करे, अपनी रेपो रेट को कम कर दे, रेपो रेट को कम कर दे, तो लोन की मात्रा बढ़ जाएगी, तरलता भी बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ी तो महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई का मतलब दूसरा क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो सारी की सारी चाबी घूम फिर के किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है। तो ये जो रेपो रेट है इसी को हम क्या कहेंगे, मौद्रिक नीति कहेंगे। भाई कंट्रोल करने वाली नीति आरबीआई ने क्या चलाई, मौद्रिक नीति, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, अब इसमें और भी चीज़ें आती हैं। देखो अब गवर्नमेंट, जैसे ये तो जो रेपो रेट होता है, इसको मैं मिटा दूँ ना, देखो गवर्नमेंट ने मतलब आरबीआई ने जो पैसा दिया, एक तो दिया रेपो रेट पर, रेपो रेट पर, है ना, एक रेपो रेट पर दिया। रेपो रेट पर पैसा दिया जाता है 2 से 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए, मतलब आरबीआई जो और बैंकों को अपना लोन दे रही है, तो अगर 2 से 14 दिन के लिए लोन देगी तो रेपो रेट पर देगी, ठीक है। एक और होता है, एक होता है एमएसएफ, 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 एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ पर लोन देती है कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए। अगर 1 दिन के लिए भी आपको लोन चाहिए ना तो तब भी ब्याज लेगी, और उस ब्याज दर को क्या कहते हैं, उस ब्याज दर को कहते हैं हम एमएसएफ, ठीक है ना। उस ब्याज दर को क्या कहते हैं, एमएसएफ। कि अगर तुम्हें लोन चाहिए 1 दिन के लिए तो एमएसएफ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बैंकों को जरूरत पड़ जाती है 1 दिन के लोन की भी, मतलब जब पता हो कि इस टाइम पे लोग ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे की अगर 1 दिन के लिए भी आप आरबीआई से पैसे लोगे तो किस पर करना पड़ेगा आपको, एमएसएफ पर, एमएसएफ देना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, ये आरबीआई की, आरबीआई के क्या है, ये ब्याज दर है ना। आरबीआई की ब्याज दरें हैं, ठीक है। एक होता है बैंक रेट, क्या होता है, बैंक रेट। अगर 14 दिन से ज़्यादा के लिए, अगर 14 दिन से ज़्यादा के लिए देना हो तो बैंक रेट। एक सेकंड, नमस्ते।
ठीक है ना। अगर 14 दिन से ज़्यादा के लिए देना हो तो क्या, तो बैंक रेट पे, ठीक है। अब इसमें आप ये लगाओ कि जैसे आपको इतना मतलब अंदाज़ा होना चाहिए, जैसे कि कोई बंदा आपसे 1 साल के लिए पैसे लेके जा रहा है ब्याज पे, है ना, तो आप उसका जो रेट है, उसकी जो दर है, ब्याज दर, आप थोड़ी कम रखोगे, ठीक। अगर कोई एक लेके जा रहा है 1 महीने के लिए, तो भैया 1 महीने के लिए लेके जा रहा, लूट लो बढ़िया करके। तो जो 1 महीने के लिए पैसे लेगा उसकी जो ब्याज दर, उसकी ज़्यादा रखोगे। तो वैसे ही हम कह सकते हैं जो ब्याज दर है, सबसे ज़्यादा ब्याज दर कौन सी होती होगी, MSF। MSF सबसे ज़्यादा होती होगी। इसके बाद रेपो रेट, है ना, रेपो रेट, और इसके बाद बैंक रेट। भाई 14 दिन से ज़्यादा जितना भी लोगे ना आप, तो किस पर देगा, बैंक रेट पर देगा। जो रेपो रेट है ये हर 3 महीने में ना इसको मतलब चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना, हर 3 महीने में अपडेट। अब 4.5-5% के बीच में रहता है रेपो रेट, ठीक है ना, 4.5-5% के बीच में रहता है रेपो रेट। इन तीनों में से कुछ भी अगर बढ़ा दिया RBI ने तो महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट की तरलता कम हो जाएगी, ये बैंक जो लोन दे रहे हैं इनकी मात्रा कम हो जाएगी। बात क्लियर। अब आ जाओ अपने बैंक, जो बैंक जनता को लोन देते हैं, ये भी 2 रेट पर देते हैं। 2 तरह की रेट होती है, एक को तो बोलते हैं बेस रेट, क्या बोलते हैं, बेस रेट, है ना, और एक होती है PLR रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट, बेस रेट और PLR, और एक होती है बेस रेट, है ना। PLR का मतलब होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट, ये 10 से 14% के बीच, और जो बेस रेट होता है 6-7%, ठीक है, 6-7। अगर आपको बेस रेट पर लोन मिल रहा है किसी बैंक से तो मतलब आपको 6-7% का ब्याज देना होगा, ठीक। और PLR होता है 10 से 14%। नॉर्मल आदमी को PLR पर ज़्यादातर लोन मिलते हैं, लेकिन फिर भी किसी ब्याज से किसी वैसे से लेना तो उससे तो बहुत ही अच्छा होता है बैंक से लेना। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ मतलब लोन को रोकने के लिए, लेकिन इतना इसको बढ़ाने के बाद भी तरलता कम हुई, लेकिन बैंकों के पास फिर भी बहुत पैसा होता है, बैंक तब भी लोन बांट रहा है ना, बैंकों के पास तब भी बहुत पैसा है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इधर का तो क्लियर है, इसको मिटा देती हूँ मैं, तीनों यहीं पे समझ लेंगे ना। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि भैया अब भी इनके पास तो पैसा कम ना हो रहा, अगर और ज़्यादा बैंकों की वो करनी है, मान लिया खिंचाई करनी है या फिर और उनमें कंट्रोल करना है, तो RBI क्या कहता है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी कुल जमा राशि का, मतलब बैंकों का पैसा कम करने के लिए अपनी कुल जमा राशि का 4%, कुल जमा राशि का कितना, 4% RBI के पास जमा करना पड़ेगा। किसके पास, RBI के पास जमा करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम CRR रेट, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है ना। कैश रिजर्व रेशो कितना होता है, 4% होता है। मतलब एक बैंक के पास जितना पैसा है, जितनी उसके पास जमा राशि है, उसका 4% उठा के किसको देना पड़ेगा, RBI को। और RBI इस पर ब्याज भी नहीं देता, देख लो कितना बेईमान है। खुद अगर 1 दिन के लिए भी दे रहा है तो क्या ले रहा है वो, MSF ले रहा है ना, MSF ले रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। लेकिन अपने पास वो 4 पैसा, सोचो इस कितने बैंक होते हैं, एक बैंक गांव में गरीब कितने बैंक होते, दुनिया भर के बैंक है पूरे भारत में, हर किसी बैंक का मतलब हर शाखा का, ये नहीं कि हेड ऑफिस का नहीं, मतलब ये कहने लगे कि सिर्फ SBI का 4% नहीं, SBI की भी जितनी शाखाएं हैं, जितने बैंक हैं, सबका 4-4% उठा लेगा। सबका 4% किसके पास होगा, RBI के पास। सोचो RBI के पास कितना पैसा होगा, ठीक है ना। तो इस CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो के रूप में हर बैंक को अपना 4% कहाँ देना होगा, RBI को देना होगा, ठीक। फिर RBI कहता है कि भाई अब भी इनके पास अब भी पैसे की कमी नहीं हो रही, अब क्या करें, अब करते हैं, अब आप ऐसा करो कि 18% क्या करो, 18% अपने पास रखो, मतलब कुल जमा राशि का 18%, कुल जमा राशि का 18% अपने पास रखो, बैंक खुद अपने पास रखेगा, मतलब लेकिन होगा अपने पास पर उसको हाथ नहीं लगा सकता, है ना, अपने पास होगा लेकिन हाथ नहीं लगा सकता, कहते हैं ना पास हो के भी थी दूरी, तो अपना है लेकिन उसको हाथ नहीं लगा सकता। 18% कितना होता है वो, 18%, उसको कहते हैं हम SLR, स्टेचुअरी लैंडिंग रेशियो, स्टेचुअरी
है ना, लिक्विडिटी, सॉरी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, लिखूं क्या इसको, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, कितना होता है 18% होता है। CRR कैश रिजर्व रेशो कितना 4%, जो कि RBI को देना है। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो कितना होता है 18%, कुल जमा राशि का 18%, जो कि अपने पास ही रखना, हमेशा आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा वो आपके पास रहना चाहिए उतना कैश, वरना RBI आपके तिजोर में ताला लगा देगा, बैंक बंद कर देगा, ठीक है, इतना कैश आपके पास हमेशा रहना चाहिए, ठीक। और RBI कितने रेट पर देता है, रेपो रेट पर देता है, बैंक रेट 14 दिन से ज़्यादा के लिए, और MSF 1 दिन के लिए, MSF कितना 1 दिन के लिए। अगर इन सब में से तो मौद्रिक नीति में क्या क्या आएगा भाई, ये तो बैंकों का है, अपने बैंकों का, मतलब जो नॉर्मल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंकों के रेट आएंगे, तो दोनों बेस रेट और PLR, इनसे कोई मतलब नहीं है RBI का, राइट। RBI के अंडर में क्या है, ये तीनों, 2 तो ये और 3 ये। अब आप ये बताओ, ये जो सारे जो 5 रेट हैं, इन 5 रेट का यूज़ RBI किस लिए कर रहा है, बैंकों को कंट्रोल करने के लिए या फिर महंगाई कंट्रोल करने के लिए। तो मौद्रिक नीति का मतलब यही तो है। तो मौद्रिक नीति के अंडर में क्या क्या आएगा, CRR आएगा, SLR आएगा, MSF आएगा, बैंक रेट आएगा और रेपो रेट आएगा। क्लियर। तो ये हमने मौद्रिक नीति पढ़ लिया आज। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।